आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने 1 दिन की रिमांड पर लिया है। कार्ति चिदंबरम पर 305 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी के निवेश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसमें कथित दलाली का आरोप भी है। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक पर 10 लाख रुपए की दलाली लेने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि कार्ति चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया के मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए ये पैसे लिए थे, लेकिन सीबीआई ने अभी इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सीबीआई का कहना है कि कार्ति चिदंबरम को लेकर तमाम सबूत उसके पास हैं, पूछताछ अभी और करनी है और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कार्ति चिदंबरम के साथ आगे क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, पूर्व वित्त मंत्री के बेटे को इस तरह से गिरफ्त मिलेना अपने आप में आसान बात नहीं है, लेकिन जहां मोदी सरकार इस बात पर दृढ़ निश्चय है कि काले धन और उससे समस्या से लिपटे हुए तमाम लोगों का पर्दाफाश होगा, वहीं कार्ति चिदंबरम को लेकर काफी उत्साहित है केंद्र सरकार भी। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम बुधवार को जैसे ही लंदन की यात्रा से लौटे तो उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट पर ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कार्ति को चेन्नई से दिल्ली लाया गया, जहां सीबीआई अदालत में पेश करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। 28 अगस्त के समन्स के अंतर्गत जो इंटेरोगेशन हुआ 20-30 घंटे, उसके बाद आज तक 6 महीने से कोई भी समन्स नहीं आया है। इसलिए असहयोग का आरोप कैसे लगा रही है सीबीआई समझ में नहीं आता। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कार्ति पर पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की आईएनएक्स मीडिया में विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत दिलाने में दलाली खाने का आरोप है। सीबीआई के आरोप के मुताबिक 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए मिले थे। आरोप है कि इसके लिए एफआईपीवी क्लियरेंस देने में गड़बड़ी की गई और कार्ति चिदंबरम को दलाली के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया की टैक्स जांच को रोकने के लिए पैसा लिया। कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी इसलिए अनिवार्य हो गया कि सारे दस्तावेजों को पेश करने के बाद भी झूठ बोलते रहा और इसके फॉरेन अकाउंट्स, प्रॉपर्टी सबका सिद्ध हो गया था। तो इसीलिए मैं हम लोगों को हमारी सरकार में जो जैसे सीबीआई है या ईडी है, इनको पकड़ के जेल में रखकर फिर पूछताछ करने के लिए है। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया है। ईडी ने कार्ति से कई दौर की पूछताछ की है और कार्ति के घरों पर छापे भी मारे हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम, उनकी कंपनी चेज मैनेजमेंट सर्विसेज, इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, आईएनएक्स मीडिया, एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सर्विसेज और इसके डायरेक्टर पद्मा विश्वनाथन के नाम केस दर्ज किया है। इंद्राणी मुखर्जी भी जेल में ही है, उसने एफिडेविट दे दिया, मैंने रिश्वत दिया, उसका भी प्रूफ आ गया है। तो आमने सामने भी कुछ बात कन्फ्रंटेशन होगी। हालांकि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें कहा गया है कि ये सारे आरोप सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर लगाए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सीबीआई ने अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूतों का खुलासा नहीं किया है, इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई का जो मुकदमा है वो कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उससे पूरे देश में हलचल है, खास करके राजनीतिक हलकों में। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले ही खटखटा रखा है इस बाबत कि केंद्र सरकार दरअसल राजनीतिक विद्वेष से चिदंबरम और उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है तकरीबन 9 महीने की पूछताछ के बाद, लेकिन अभी सीबीआई के पास क्या सबूत हैं इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है ताकि नीरव मोदी के मामले में सरकार अपने आप को पाक-साफ साबित कर सके। जाहिर सी बात है, राजनीति है या नहीं ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अभी जो है उस पर राजनीति के आरोप काफी ज्यादा सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। हाल में सामने आए नीरव मोदी से लेकर रोटोमैक घोटाले के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। नीरव, मेहुल समेत दूसरे आरोपियों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, तो कार्ति से पूछताछ हो रही है। इन घोटालों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाल में सामने आए बैंक घोटालों से कार्ति की गिरफ्तारी का रिश्ता जोड़ रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर कार्ति चिदम्बरम को झूठे आरोपों में फंसा रही है। राजनीतिक प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए मोदी जी अपने विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनकी सरकार के घोटालों को एक तरह से पर्दा डाल छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता एक सुर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कार्ति की गिरफ्तारी पर सीबीआई का कहना है कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कार्ति 1 मार्च को ईडी के सामने भी पेश नहीं होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेशी पर स्टे नहीं दिया था और मामला 6 मार्च तक के लिए स्थगित हो गया था। जो बेईमान है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो ईमानदार है उनको छुआ नहीं जाएगा। जो आरोपी है उसके ऊपर सजा मिलना चाहिए, वो सब बात सही है, लेकिन ये दोहरापन क्यों? नूरा कुश्ती मोदी सरकार और छोटे मोदी एक दूसरे से खेल रहे हैं। उनको नीरव मोदी के बारे में इतनी चिंता है तो मेरे जैसे वो प्राइवेट कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते? क्या ये हकीकत नहीं है कि उनके खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज गिरफ्तार हो चुके हैं? कार्ति की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने 26 फरवरी को कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। भास्कर रमन को भी आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ में वित्त राज्य मंत्री जी हैं। सर, कार्तिक चिदम्बरम को आज गिरफ्तार किया गया, लेकिन कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि जो अभी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला मामला है उसको छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जहाँ तक कार्तिक चिदम्बरम की बात है, मुझे लगता है कि हर विषय में तो ये लोग स्टे लेकर के बैठ जाते हैं, तब तो नहीं कहते हैं। और आज की स्थिति में जब वो सीबीआई ने इस आधार पर कि साहब हमको जांच में कई बार वो विदेश भी चले गए और सब चले गए, नोटिसें दी गई, नहीं दिया गया तो उन्होंने वो किया है अपने आधार पर। फिर सीबीआई जो कार्यक्रम करना चाहेगी करेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के सीबीआई ने अरेस्ट किया है कार्तिक चिदम्बरम को और अब दिल्ली में उनसे पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यनारायण राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। इसलिए आज हम आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस का कार्ति की गिरफ्तारी को बदले की सियासत कहना सही है? जी हां, सवाल आज का बड़ा स्पष्ट है। क्या कांग्रेस का कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी को बदले की सियासत कहना सही है? अगर आपको लगता है हां तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपको लगता है ना तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना जवाब हमें भेजिए 56070 पर, 56070 पर अपना SMS हमें भेजिए। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए #NN_, और अपनी राय हमें लिखकर भेजिए। इस कार्यक्रम में हम इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। तो आज का सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं दरअसल कि क्या कांग्रेस जो सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या उसमें वाकई में आपको सत्यता दिखती है? आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम पर दरअसल आरोप लगाए क्या हैं। क्या ये आरोप वाकई में इतने गंभीर हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? आईएनएक्स मीडिया के रिकॉर्ड में जिक्र है कि कार्ति चिदम्बरम के ऊपर और उनकी जो कंसल्टेंसी फर्म है उनके ऊपर FIPB नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए उन्हें 10 लाख रुपए दिए गए थे। यह फर्म अप्रत्यक्ष तौर पर कार्ति चिदम्बरम की है। FIR में यह आरोप भी लगाया गया है कि आईएनएक्स ग्रुप के लिए दूसरे कंपनियों के जरिए 3.5 करोड़ रुपए जमा कराने के दस्तावेज मिले हैं। इन कंपनियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कार्ति के रिश्ते जुड़े हुए रहे हैं। सीबीआई ये आरोप लगा रही है जिसके आधार पर दरअसल कार्ति चिदम्बरम पर दलाली का मामला बनता है और खास करके अपने पिता के ओहदे का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और इसलिए हम आज आपके सामने एक बार फिर ये सवाल रख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस बार बार सरकार की मंशा पर आरोप लगा रही है। क्या कांग्रेस का कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी को बदले की सियासत कहना सही है? क्या कांग्रेस का कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई करना सही है? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं SMS के जरिए NN स्पेस यस लिखिए अगर आपको लगता है हाँ, NN स्पेस नो अगर आपको लगता है ना। अपना SMS में भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हमें भेज सकते हैं #NN_, और उस पर आप अपनी राय हमें ट्विटर के जरिए भेजिए। आपकी इस राय को हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। और आइए अब जहां हम एक तरफ कार्ति चिदम्बरम की बात करते हैं, वहीं 12,000 करोड़ के घोटालेबाज नीरव मोदी की भी चर्चा करते हैं। नीरव मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि सीबीआई की जांच में वो शामिल नहीं होगा। इससे बड़ा ठेंगा केंद्र सरकार को शायद कोई ही दिखा सकता है। अभी तक
विजय मल्ल्या ने भी इस तरह की बात कभी नहीं कही थी कि वो किसी जांच में शामिल नहीं होगा। लेकिन नीरव मोदी स्पष्ट तौर से कह रहा है कि आपको जो करना है कर लीजिए, न तो मैं मदद करूंगा और न ही शामिल होऊंगा किसी जांच में, जो कर सकते हैं करें। हीरे की चकाचौंध और पहुंच की धौंस दिखाकर जिस नीरव मोदी ने पीएनबी को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है, उसने अब देश की जांच एजेंसियों को भी अंगूठा दिखा दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया तो नीरव ने साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने नीरव मोदी को उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर चिट्ठी लिखी। सीबीआई ने कहा कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले की जांच में शामिल हो। नीरव ने जवाब दिया कि उसका विदेश में बिजनेस है। सीबीआई ने कहा अगले हफ्ते तक जांच में शामिल हो। नीरव ने जवाब दिया वो नहीं आ सकता। सीबीआई ने फिर लिखा कि वो जहां भी है भारतीय दूतावास से संपर्क करें। नीरव मोदी ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। दूसरी ओर पीएनबी ने भी घोटाले की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वित्त मंत्रालय की भेजी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 9 साल से रिजर्व बैंक ने पीएनबी का ऑडिट ही नहीं किया था। पीएनबी ने कहा है कि 31 मार्च 2009 के बाद रिजर्व बैंक ने पीएनबी का ऑडिट ही नहीं किया। जाहिर है पीएनबी ने घोटाले की वजह का ठीकरा रिजर्व बैंक के सिर फोड़ने की कोशिश की है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नीरव मोदी की अकड़ देखिए, कहां से आ रही है यह अकड़ कि आज भारत सरकार के द्वारा बिठाई जा रही जांच और सीबीआई की जांच में शामिल न होने का दम रख पा रहा है नीरव मोदी। जाहिर सी बात है उसे कुछ ऐसी बैकिंग मिली हुई है जिसके दम पर यह आदमी इतना इतरा रहा है, वरना 12,000 करोड़ की चोरी कर क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से अकड़ दिखा सकता है। आइए जरा बिहार की बात करते हैं, क्योंकि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अकड़ कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रही है। बिहार के बीजेपी के नेता मनोज आज जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह प्रदर्शित करता है कि किस तरह से लोग जघन्य से जघन्य अपराध करके भी अपने आप को बेकसूर साबित करते हैं। नशे में धुत मनोज की वजह से गाड़ी जो चल रही थी, उस गाड़ी से 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और वह नशे में थे। इस बात को लेकर बार बार चर्चाएं होती रहीं, लेकिन पहले तो मनोज फरार रहा और उसके बाद मनोज ने एक नया तमाशा किया। पुलिस के सामने सरेंडर करने का बहाना, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराना। जाहिर बात हम सब जानते हैं कि अगर मनोज अस्पताल में भर्ती है तो उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जेल नहीं जाएगा। ये क्या सरेंडर है? किसकी आंख में बिहार की सरकार धूल झोंक रही है? नीतीश कुमार की सरकार किसे बेवकूफ बनाना चाहती है? क्या इसे कहते हैं सुशासन? सुशासन बाबूजी, ये 2 तस्वीरें बिहार के आम लोगों के साथ नाइंसाफी का दर्द और वहां की सियासत की ठसक को जाहिर करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर में बिहार के पूर्व बीजेपी नेता मनोज बैठा की करतूत नजर आ रही है, तो दूसरी तस्वीर में मनोज बैठा का सरेंडर ड्रामा है। क्या ये सही है कि गाड़ी आप चला रहे थे? आप गाड़ी नहीं चला रहे थे। 9 बच्चे की मौत हो गई, कितने बच्चे घायल हो गए, आपको कोई दुख है इस बात का? मनोज बैठा बिहार बीजेपी का कद्दावर नेता था। हिट एंड रन केस का आरोपी नेता अपने रसूख के बूते कानून से आंख मिचौली खेल रहा था। बीजेपी ने फौरन एक्शन लिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिहार सरकार और पुलिस ने जब नाकेबंदी की तो मनोज बैठा ने सरेंडर का दांव चल दिया। निश्चित ही पुलिस का दबाव तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि घटना के बाद से लगातार सारे ठिकानों पे छापेमारी करना और कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी उसके ऊपर रहा हो, जिनके माध्यम से उसको अपने बचने का उपाय ना दिखते हुए और कुर्की के भय से भी वो आत्मसमर्पण किया है। कहा जा रहा है कि मनोज बैठा ने पहले मुजफ्फरपुर के एसपी के सामने सरेंडर किया और फिर अचानक बीमारी का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया ताकि उसे जेल ना भेजा जा सके। बहुत बड़ा गलत आरोप है ये। हम लोग जानते हैं कि ये चाय तक नहीं पीते हैं, कसैली तक नहीं खाते हैं, तो शराब तो दूर की बात है। आरोपी मनोज बैठा ने भले ही पुलिस के सामने घुटने टेक दिए हों, लेकिन बिहार की सियासत इस मुद्दे पर गरमाई हुई है। मनोज बैठा के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो आम एक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रोड सेफ्टी की क्या होगी। उन्होंने तो यही जिक्र नहीं किया कि वो बीजेपी का महामंत्री था, उनके उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे और नशे के हालत में थे, ये भी नहीं बताए। तो जिस व्यक्ति ने शराब पीकर कुचलाओ या बिना शराब पिए कुचलाओ, तो जिसकी गाड़ी से 9 बच्चों की मौत हो गई हो, इतना दर्दनाक हादसा है, तो ऐसे लोगों को जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सारी सजा उसको मिलेगी। और इस हम लोगों की बीजेपी जेडीयू की सरकार में कोई व्यक्ति चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता है, कानून अपना काम करेगा।
जाहिर है सवालों के घेरे में एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था है। सरेंडर के नाम पर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और ये बात उन परिवारों को सबसे ज्यादा खल रही है जिनके घरों के चिराग बुझ गए। ये कोई पहला मामला नहीं जब बिहार में किसी बड़े मामले में किसी आरोपी की तलाश पुलिस करती रही और आखिर में पुलिस के सामने आरोपी ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। खैर, ये पुलिस के दबिश का नतीजा हो जैसा पुलिस कह रही है या फिर राजनीतिक दबिश का नतीजा, इतना तो तय है कि चलते विधानमंडल के सत्र में मनोज बैठा का आत्मसमर्पण करना सत्तारूढ़ दल को राहत दे गया। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वाकई में मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। उन्होंने आपने अभी खुद ही देखा, कहा कि कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाई मनोज तो अस्पताल में बैठा हुआ है। उप मुख्यमंत्री जी को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसने सरेंडर का ड्रामा किया एसपी के ऑफिस में और उसके बाद जाकर अस्पताल में बीमारी का नाटक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। क्या ये वाकई में संभव है? नशे में धुत व्यक्ति ने 9 बच्चों की जान ले ली और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अस्पताल में भरकर क्या उप मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि यह है सख्त कार्रवाई? वाकई में बिहार में कुछ भी संभव है क्योंकि वहां सब कुछ ऐसा लगता है कि बिकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज विधानसभा में सिर्फ तू मैं नहीं होती, कार्रवाई की बात होती। शराबबंदी के कारण दुर्घटना में कमी आई, लेकिन फिर भी अन्य कारणों से भी होगा। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट जो हुआ है, आपने एक साधारण रोड एक्सीडेंट के तौर पे आपने ट्विस्ट कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है महोदय। 32 लोगों को कुचला गया महोदय। भाई तो और कि हम इतना बता गए, इसके बाद भी समझ में बात नहीं आ रही। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, हाइट है नहीं, ये आप कैसे समझ गए? अरे कुछ तो, अरे एक मिनट महोदय, इसमें कुछ बात नहीं महोदय। एक रिक्वेस्ट, मुख्यमंत्री जी से इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसको हम ट्विस्ट करने वाले हैं, यही इतने दिनों में हमको जाने हैं। लोग जानते हैं ट्विस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की तरह हम 2 मिनट में ट्वीट करना और बिना मतलब का अखबार में बयान देना, ये मेरी आदत नहीं है। ये बयानबाजी के लिए बिहार के जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया है। बिहार की जनता ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है। और बिहार की जनता किस मैंडेट के लिए आपको चुनकर आई है, मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी पता होगा। वरना भारतीय जनता पार्टी का ये महामंत्री जिस तरह से आज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसे जेल की सलाखों में रखा जाता, अस्पताल में एक मरीज के तौर पर नहीं। आइए अब जरा बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जरा थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आज झटका लगा। हालांकि यह माना जा सकता है कि ये दोनों सीट पहले से कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार ने इसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस ने यह साबित किया कि जो पारंपरिक सीट है उस पर उसका वर्चस्व तो है ही, लेकिन क्या इससे अब विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है? जीत भले ही उपचुनावों की हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जीत न केवल बेहद बड़ी है बल्कि संजीवनी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत जहां शिवराज सरकार के लिए बड़ा झटका है, तो कांग्रेस के लिए मानो होली के रंगों का आनंद कुछ और बढ़ गया है। कोलारस और मुंगावली उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल था, तो कांग्रेस के लिए भी इस सीट को बचाए रखना बड़ी चुनौती थी। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का मतलब बड़ा क्यों है, चलिए इस बात को समझाते हैं। उपचुनावों को विधानसभा चुनावों के लिहाज से लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। उपचुनावों में शिवराज बनाम सिंधिया का नारा भी उछाला गया था। उपचुनावों में जीत और हार को जनता के मूड के तौर पर भांपने की कोशिश भी की जा रही है। हम आपको बता दें, मुंगावली और कोलारस सीट गुना लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं और इस सीट पर खुद शिवराज सिंह चौहान ने कई रैलियां भी की थी। लेकिन कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्चा दाखिले से लेकर मतदान तक दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ 75 सभाएं और रैलियां की। बीजेपी ने इन 2 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया को प्रचार में उतारा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां 45 सभाएं की।
इन सब के बावजूद उपचुनावों में बीजेपी के हार का मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में शिवराज के लिए चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी रहने वाली है। कोलास मुंगावली में उपचुनाव को शिवराज बनाम सिंधिया का मुकाबला बना दिया गया था और कांग्रेस के वर्कर्स का हौसला इस चुनाव में जीत के साथ खासा बुलंद नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मातहत वो सब कुछ हो रहा है जो अब तक दिल्ली में शायद कभी देखने को नहीं मिला था। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के मारपीट के मामले में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे। आखिरकार दिल्ली में जो उहापोह की स्थिति है वो प्रदर्शित कर रही है कि आज कैसे राजतंत्र और नौकरशाही के बीच में एक ऐसा युद्ध है जिसमें पिस रही है आम जनता। क्या इसका समाधान निकल पाएगा? दिल्ली सरकार और उनके अफसरों की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आने लगी है। केजरीवाल को घेरने के लिए उनके ही अफसरों ने धरने का दांव चला। मुख्य सचिव अंशुल प्रकाश के नेतृत्व में दिल्ली सचिवालय से लेकर राजघाट तक कैंडल मार्च निकाला गया। अधिकारी राजघाट के बाहर धरने पर बैठे। मुख्य सचिव अंशुल प्रकाश के साथ कथित मारपीट का मामला कोर्ट में जरूर है, लेकिन मामला कितना बड़ा हो गया है इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल के अफसरों ने अपना फरमान सुना दिया है कि लिखित माफी के बगैर कुछ भी मंजूर नहीं। वो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री लिखित माफीनामा दें, तब तक हम लिखित संवाद के द्वारा उनसे संवाद करते रहेंगे और सरकार अधिकारी और कर्मचारी कहीं पे भी कोई काम में कमी नहीं करेंगे और ना हम कमी कर रहे हैं। पहले से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहां ज़रूरत हो रही है हम ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं, ज़्यादा वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, तो कहीं पे कोई कमी नहीं है। अधिकारियों और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी इतनी जल्दी खत्म होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के बर्ताव को लेकर एक बार फिर एलजी से शिकायत की। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार के आरोपों में दम नहीं। हमें वो कॉन्फिडेंस हो, इनसिक्योरिटी ना हो वर्बल और फिजिकल अटैक का, तो हम ज़रूर मीटिंग्स आएं। बाकी जो काम चल रहा है जैसे बताया गया है पूरी तरह से और पूरी निष्ठा से काम हो रहा है। साफ है कि मामला कानूनी लड़ाई का तो है ही, अब पूरा विवाद अहम को लेकर भी है और कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं। दीपक रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए आज का सवाल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप अपनी राय स्पष्ट तौर से हमारे सामने रख सकें। आज हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस का कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई कहना सही है? क्या कांग्रेस का कार्ति की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई कहना सही है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_। अपनी राय लिखिए, ट्वीट कीजिए। आपकी राय इस कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे।